आज भी हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज दंड प्रक्रिया संहिता देखने वाले हैं, राइट। तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, सबसे पहला चीज जो सबसे पहला बात और जो सबसे पहली सबसे आवश्यक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसे संहिता क्यों कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड ए कोड, संहिता क्यों कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा संहिता के बारे में आपसे चर्चा करूं तो संहिता जो है बेसिकली एकत्रीकरण है, कंसोलिडेशन है किन चीजों का। तो इसमें कुछ नियमावली हो सकती है, कुछ आपको विनियम हो सकता है, दैट इज रेगुलेशन, और तो और इसमें कार्यपालिका आदेश भी समाहित किया जा सकता है। कार्यपालिका आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब सवाल यह आता है कि इसको संहिता क्यों कहा गया। वाई सीआरपीसी इज कॉल्ड ए कोड, दंड प्रक्रिया संहिता क्यों कहा गया, अधिनियम क्यों नहीं कहा गया। तो इसे संहिता इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पुलिस अधिनियम 1861 को डाला गया। पुलिस अधिनियम 1861 को इसमें डाला गया। और अगर आप सीआरपीसी को, दंड प्रक्रिया संहिता को अगर बांटने की कोशिश करें तो इसे आप अन्वेषण, जांच और विचारण में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पूरे सीआरपीसी को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है। आपका है अन्वेषण, जो कि जनरली आपकी पुलिस करती है, राइट। दूसरा है जांच, यहां मिला जुला स्थिति है। मिला जुला स्थिति इसलिए है क्योंकि इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों आ जाते हैं। कुछ जांच का हिस्सा न्यायपालिका के जिम्मे है और कुछ आपका कार्यपालिका के जिम्मे भी है। विचारण, जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है अन्वेषण, उसी तरह से विचारण आपका विशेषाधिकार है न्यायालय का। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव है न्यायालय का। अब सवाल ये आता है कि सर आपने बताया तो सही कि इसमें पुलिस अधिनियम डाला है, हाँ, लेकिन आपने और तो चीज बताया ही नहीं कि क्या क्या और डाला गया इसमें, है ना। देखिए, अगर आप टेक्निकली इस बात को समझ पाओ तो अन्वेषण के लिए लेजिस्लेचर को, आपके विधायिका को अलग से एक्ट बनाना पड़ा होता, जांच के लिए एक अलग एक्ट बनाया होता और विचारण के लिए एक अलग एक्ट बनाया होता, या इन दोनों तीनों को मिला भी देता तो अन्वेषण, जांच, विचारण अधिनियम बनाया होता। एक एक्ट पहले से डाला गया और आपका एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा होता, लेकिन चूंकि सारे को उन्होंने एकत्रित कर दिया इसलिए इसे संहिता शब्द से नवाजा गया, कोड कहा गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को। उसके बाद अन्वेषण, जांच, विचारण की हमने बात की। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले अन्वेषण की। आप लोग यहां तक मेरे साथ हैं कि क्यों सीआरपीसी को कोड कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता को संहिता कहते हैं, यहां तक मेरे साथ। अब आते हैं अन्वेषण पे। जैसा कि मैंने कहा, अन्वेषण प्रेरोगेटिव है पुलिस का, विशेषाधिकार है पुलिस का। इसकी परिभाषा अगर आप देखने जाएं तो परिभाषा इसकी आपको 2(6) में मिलेगी। 2(6) में परिभाषा 2(6) में दिया हुआ है अन्वेषण का। अन्वेषण के बाद अगर मैं बात करूं तो 154 में एफआईआर दर्ज करने से यह शुरू होगा और 173(2) में 173(2) में आरोप पत्र समर्पित कर दिया, अन्वेषण समाप्त। आरोप पत्र समर्पित करने के साथ अन्वेषण समाप्त। तो 154 में एफआईआर दर्ज करने से मसला शुरू होता है और यह जाता है 173(2) तक। तो यहां यह इसका दायरा है। कहीं कहीं आरोप पत्र को चालान भी कहा जाता है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज चालान टू, राइट। तो उसके बाद अब हमने बात कर ली अन्वेषण की। इसके आगे देखेंगे जो हमारा अगला हिस्सा है वो है जांच। जांच की अगर मैं बात करूं तो जांच का परिभाषा आपको 2(4) में मिलेगा।
यहां मैंने जैसा कि बताया मिला जुला स्थिति है। मिला जुला स्थिति किनके बीच है? तो वो आपका है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। कार्यपालिका और न्यायपालिका जांच को देखते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मसला संज्ञान से शुरू होगा और वो 190 में संज्ञान लेगा। धारा 190 में संज्ञान का कॉन्सेप्ट है और ये जाएगा 209 तक। 209 सुपुर्दगी पे जाएगा, कमिटल प्रोसेस पे जाएगा। सत्र न्यायालय के विचारण का मसला था, ट्रायल का मसला था, इन्होंने सारे कागजातों के साथ उठा के सुपुर्द कर दिया कि हुजूर आप ट्रायल कीजिए, विचारण कीजिए। तो कमिट कर दिया विद द डॉक्यूमेंट्स कि आप विचारण करिए। अब जांच के बाद आते हैं, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे, हालांकि जांच पे मैं कुछ और एलोबरेट करूंगा। उससे पहले विचारण दो की परिभाषा तो मैंने बताई कि अन्वेषण की परिभाषा कहां दी हुई है, जांच की कहां दी हुई है। लेकिन अगर विचारण की बात करें तो इसका परिभाषा आपको सीआरपीसी में यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं मिलने वाला। लेकिन सवाल यह आता है कि सर अगर इसे परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। और एंड इन माय ओन वर्ड्स, मैं अपने शब्दों में अगर मैं इसे विचारण कर की जो परिभाषा है देने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि इट इज ए फॉर्मल एडजुडिकेशन, औपचारिक अधिनिर्णयन। औपचारिक अधिनिर्णयन है किस बात का? किस बात का है औपचारिक अधिनिर्णयन? तो ये औपचारिक अधिनिर्णयन है किसी भी अभियुक्त के जुर्म और बेगुनाही का। इट इज द फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो इसे अपने तरीके से मैंने परिभाषित किया कि भाई विचारण जो है अगर मैं उसको परिभाषित करने की कोशिश करूं तो ये औपचारिक अधिनिर्णयन है, फॉर्मल एडजुडिकेशन है टू डिटरमाइन द गिल्ट और द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। यहां तक मेरे साथ? ओके। मैंने कहा कि मैं जांच को थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूंगा। जांच को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने की बात कह रहा था। तो 174 में आपके समीक्षा जांच की बात की गई। थोड़ा मैं सेक्शंस पढ़ के नहीं आया है इसलिए कुछ कुछ हाँ माइट भी, चूंकि डेमो देना होता है तो वी हैव टू रिफ्रेश दैट, राइट। तो समीक्षा जांच की बात की गई है। उसके बाद 190 में संज्ञान से मसला शुरू होगा और वो 209 तक जाएगा, सुपुर्दगी तक जाएगा, राइट। अब यहां पे सीआरपीसी में कुल आपको 7 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आपका अन्वेषण कैसे प्रारंभ होगा। 5 तरीके जो होंगे वो संज्ञेय श्रेणी के होंगे और 2 तरीके जो होंगे असंज्ञेय श्रेणी के। देखिए अगर कोई ऑफेंस होगा, कोई अपराध होगा तो अपराध या तो संज्ञेय श्रेणी का होगा यानी कि कॉग्निजेबल होगा, या तो फिर असंज्ञेय होगा यानी कि नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है। तो संज्ञेय श्रेणी का अगर अपराध हुआ तो मैंने कहा कि मैं 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि अन्वेषण 5 वेज, और असंज्ञेय में मैंने कहा कि 2 तरीके मैं देने वाला हूं। आते हैं सबसे पहले संज्ञेय श्रेणी पे। संज्ञेय श्रेणी की अगर हम बात करें
संज्ञेय अपराध की अगर मैं बात करूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की मैं अगर बात करूं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सबसे पहला तरीका, मान लो कि आपका एक वॉच है आपके घर में। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं कि जैसे मान लिया कि वैशाली के घर में अकेली है, कोई नहीं है घर में, सी इज ऑल अलोन, और इनके घर में सीसीटीवी भी नहीं है, ठीक है। कोरोना का टाइम चल रहा है और काफी स्कैर्ड है, डरी हुई है, राइट। तो ये एक सब्जी वाले से सब्जी मंगाती है, फोन से ऑर्डर किया कि सब्जी दे दो, पैकेट्स के फॉर्म में ले आया, उन्होंने कहा कि वहां साइड में रख दो, राइट। अब सब्जी वाला ने सब्जी रख दिया। इनकी एक गोल्ड वॉच थी और इनके ड्राइंग रूम में वो गोल्ड वॉच, जहां सब्जी वाला पैसे के लिए रुका हुआ था, वहीं पे रखा हुआ। और होता क्या है कि ये पैसा लेने के लिए अपने बेडरूम में जाती, और जब तक पैसा लेके आती है, 500 रुपया का डिमांड किया था उसने, 500 रुपीज लाने ये बेडरूम में गई, और तब तक वो गोल्ड वॉच उसने पॉकेट में डाल लिया। इनका ध्यान नहीं रहा। जब चला गया तो ध्यान आया कि गोल्ड वॉच तो मिसिंग है, राइट। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले आप बताएंगे कि अपराध कौन सा हुआ है। क्या आप अपराध का नाम बता सकते हैं? थेफ्ट, चोरी हुई है, वेरी गुड। तो अपराध का नाम क्या है? चोरी। चोरी हुआ है। अब चोरी संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, इसको चेक करने के लिए आपको शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 चेक करना पड़ेगा। तो जब आप अनुसूची 1 चेक करोगे तो वहां आपको चोरी जो है संज्ञेय श्रेणी में प्राप्त होगा। इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। अब इसके बाद अपराध तो हो गया। अब आप स्टेप क्या लोगे? आपने फोन किया वेंडर को, उसने डिनाई कर दिया, मैं तो कुछ नहीं जानता, कोई प्रूफ भी नहीं है, सीसीटीवी वगैरह भी नहीं है कि दिखा सके, देख तूने लिया है ना। अब करेंगे क्या? तो अगर मैं बात करूं तो मान लो आपने पहला स्टेप लिया कि आपने अप्रोच किया पुलिस को। पुलिस को अप्रोच आप लिखित या मौखिक दोनों कर सकते हैं। लिखित यानी कि आपने एक बाकायदा आवेदन बनाया और लेके पुलिस के पास चले गए। मौखिक 100 नंबर पे डायल कर दिया। तो आप लिखित तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं और मौखिक तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप लिखित में आवेदन लेके गए, आपने आवेदन लिया और लेके गए कि मेरा सर चोरी हुआ है, आप लॉन्च करो पुलिस के पास, या अगर आप 100 नंबर पे डायल कर दिए तो उसे अपने जनरल डायरी में, जिसको हिंदी में रोज नामचा कहते हैं, उसमें वो दर्ज करेगा कि फला व्यक्ति ने फला टाइम पे फला फोन किया चोरी के संदर्भ में, ठीक है। वो अपने रोज नामचा में एंट्री करेगा। आवेदन अगर आप लेके जाते हो तो पुलिस यहां, अगर उसने दर्ज कर लिया, मैंने 5 तरीके कहे हैं, मैं बताने वाला हूं। तो आवेदन अगर दर्ज कर लिया पुलिस ने, तो जैसे ही आवेदन दर्ज करेगा, एक आपको प्राथमिकी संख्या प्रदान करेगा, एफआईआर नंबर। दर्ज किया तो अगर दर्ज कर लिया तो इन्वेस्टिगेशन आपका पहला तरीका प्रारंभ हो गया। दर्ज करने के साथ अन्वेषण प्रारंभ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। उसके बाद एक स्थिति यह भी हो सकती है कि जो पुलिस वाला है थोड़ा घूसखोर टाइप का हो सकता है, वो ना दर्ज करे, उसको कुछ चाहिए। तो सवाल यह है कि आप वकील आदमी ठहरे, आपने देने से मना कर दिया कि तुम नहीं करोगे तो मेरे पास बहुत तरीके हैं। अब अगर उसने नहीं दर्ज किया, अच्छा ये जो दर्ज होगा 154(1) में होगा, 154(1) में होगा। अगर रिफ्यूज कर दिया, नहीं दर्ज किया, आप क्या करोगे? तो आप अप्रोच करोगे एसपी साहब को, जिले का जो एसपी है उसे अप्रोच करोगे। एसपी साहब को अप्रोच किस सेक्शन में करेंगे? तो दैट इज 154(3).
154(3) में करेंगे। 154(3) कहता है कि भाई लिखित में और डाक द्वारा। अब सवाल ये आता है कि सर मैं तो हेडक्वार्टर में रहता हूं, क्या मैं जाके नहीं दे सकता क्या एसपी साहब को आवेदन? आप जाके दे दो, वो ले ले, कोई मना ही नहीं है। लेकिन सीआरपीसी जो तरीका देता है वो कहता है कि लिखित में और डाक द्वारा। 154(3) में। अब यहां एक बात, जैसे ही आपका आवेदन उन्हें मिला, या तो वो स्वयं अन्वेषण करेंगे या वो किसी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। स्वयं अन्वेषण सेल्फ, या फिर किसी को डिप्यूट करेंगे, प्रतिनियुक्त करेंगे।